A very good afternoon, dear friends. Economic Equalizer, welcome to all of you. As we were doing MPSC Assistant Professor Economics question paper, in the earlier three parts, we have solved up to the question number 110. Now we will start from the question number 111. So let us start. As per question number 111, which component depends mainly on multiplied size? कौन सा घटक मुख्य रूप से गुणक आकार पर निर्भर करता है? जैसा कि आप लोग ऑप्शंस को देख पा रहे हो, ऑप्शन में दिया है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति, बी दिया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड सी दिया है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, डी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो डिपेंड्स ऑन द मल्टीप्लायर साइज. पहले हम लोग मल्टीप्लायर को जान लें. हम लोग जानते हैं k इज इक्वल टू 1/1 MPC होता है, या इसको हम लोग 1/1 MPC को हम लोग MPS भी लिखते हैं. ये जो है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये इक्वल टू होता है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. आउटपुट में परिवर्तन होता है निवेश की वजह से, चेंज इन डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई, इसको भी हम लोग मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं. तो पूछ रहा है विच कंपोनेंट डिपेंड्स मेनली ऑन मल्टीप्लायर साइज. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये नहीं होगा, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यस. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, नो. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, नो, ये भी नहीं होगा. मार्जिनल, जबकि 1 MPC MPS होता है, लेकिन आप लोग जब देखोगे k इज इक्वल टू 1/1 MPC है, आप लोग कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे MPC में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशनशिप है. देखो, अगर MPC को आप लोग इंक्रीज करोगे तो 1 MPC की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और डिवाइड होगा नीचे, यहाँ ये डिनोमिनेटर है, जब डिवीजन होगा तो ये k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. मतलब k भी जब इंक्रीज होता है, कब होता है, जब MPC इंक्रीज होती है. तो ये क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है. लेकिन MPS के अगर इंक्रीज करोगे आप लोग तो आपका k क्या होगा. यहाँ पे आप लोग देखोगे MPS को अगर इंक्रीज करते हो तो 1/MPS जो है क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो k क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. MPS इंक्रीज हो रहा है एंड k आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे k की वैल्यू, आप मल्टीप्लायर को क्या होता है, प्राइमरी जो है इसको क्या कर रहा है, प्राइमरी तरीके से प्राथमिक इसका फैक्टर है, जो कि MPC जो है, MPC के बढ़ने की वजह से क्या होती है, आपकी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रही है. व्हेन MPC इज इंक्रीजिंग, मल्टीप्लायर वैल्यू इज आल्सो इंक्रीजिंग. डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो आप लोग इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बी ऑप्शन विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. द एजम्पशन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल इज, त्वरक सिद्धांत की धारणा है. त्वरक सिद्धांत की धारणा, इसमें आप लोग देखोगे ऋण और पूंजी की बेलोचदार आपूर्ति, ऋण और लोचदार आपूर्ति और पूंजी की बेलोचदार आपूर्ति, ऋण की बेलोचदार आपूर्ति और पूंजी की लोचदार आपूर्ति, ऋण और पूंजी की लोचदार आपूर्ति. इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे एक्सेलरेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एजम्पशन के अकॉर्डिंग. जिसने एक्सेलरेशन पढ़ के गया होगा वो इसको सही कर दिया होगा. इलास्टिक सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड कैपिटल, ये आप लोग जो है, आप लोगों को ये मैं लिंक जो जब शेयर करूंगा PPT, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो. यहाँ पे इस एक्सेलरेशन प्रिंसिपल पे जो इसका ये लिंक है, यहाँ से आप लोगों को दोनों के लिए इलास्टिक होता है, क्रेडिट, इलास्टिक सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड कैपिटल, ठीक है, ऋण और पूंजी की लोचदार आपूर्ति होती है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल के एजम्पशंस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which among the following statement is appropriate in the case of Coase theorem ensuring the efficient use of resources if the two sides of an externality can bargain together.
कह रहा है कि कुल संसाधनों का कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने वाले कोष प्रमेय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? यदि बाध्यता के दोनों पक्ष एक साथ सौदेबाजी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे मिनिमल ट्रांजैक्शन कास्ट नो, नेगेटिव ट्रांजैक्शन कास्ट नो, जीरो ट्रांजैक्शन कास्ट यस, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कास्ट नो। जीरो ट्रांजैक्शन कास्ट का मतलब क्या हो गया? जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जीरो ट्रांजैक्शन कास्ट मीन्स इसमें जो है जो बार्गेनिंग की जो वो होगी, बार्गेनिंग कास्ट होगी, वो क्या हो जाएगी? बार्गेनिंग और निगोशिएशन कास्ट जो है, मोल भाव की जो कास्ट हो जाएगी वो भी जीरो हो जाएगी। परफेक्ट नॉलेज बिटवीन, परफेक्ट नॉलेज होगा किसके बीच में? यहाँ पे आप लोग देखोगे किसके बीच में? जो सेलर है और बायर है उसके बीच में क्या हो जाएगा? परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो ट्रांजेक्शन कास्ट आएगा। जीरो ट्रांजेक्शन कास्ट कहता है कि निगोशिएशन कास्ट जो है, बार्गेनिंग कॉस्ट क्या है? जीरो है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन द सेलर एंड बायर। Therefore, the appropriate option for this question will be C, जीरो ट्रांजेक्शन कास्ट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिग्स द टेक्निकल चेंज इज टर्म्ड एज लेबर सेविंग। लेबर को क्या किया जा रहा है? सेव किया जा रहा है। लेबर सेविंग है मतलब श्रम को बचत कहा जाता है, कि बचत किया जा रहा है। तो आप लोगों जो न्यूट्रल टेक्निकल चेंज है, हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज है, हेरोड का लेबर सेविंग है, सोलो का कैपिटल एगुमेंटिंग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग जो है उसके बारे में थोड़ा सा जो है समरी जान लेते हैं, फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूट्रल जो टेक्निकल चेंज होता है, हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज आप लोगों ने पढ़ा होगा। हेरड का आप लोगों ने पढ़ा होगा। सोलो का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समरी जान लेते हैं, आखिर ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है, फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग जब देखोगे हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एमपीएल अपॉन एमपीके इज इक्वल टू एमआरटीएस इज इक्वल टू सी। मतलब लेबर और कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द टेक्निकल प्रोसेस, टेक्निकल चेंज होने के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल क्या होगी? इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये आपका बताता है हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज। दूसरा आपका है हेरड का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज, जो कि बात करता है, हेरड का आप लोग न्यूट्रल टेक्निकल चेंज देखोगे जो कि क्या होता है आपका? लेबर सेविंग। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज लेबर सेविंग की बात कर रहा है। तो आप लोग देखोगे ये कैसे वर्क करता है। ये आपका हो जाएगा लेबर, अमाउंट ऑफ लेबर, ठीक है। इसको हम लोग जो है ये आपका क्या है? अमाउंट ऑफ लेबर। ये क्या है हम लोगों का? अमाउंट ऑफ कैपिटल, पूंजी की मात्रा, और ये क्या है? श्रम की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग मान लो ये क्या हो गया आपका? L1, ठीक है। अब जब
आप जब न्यूट्रल टेक्निकल चेंज यहाँ बात किया जा रहा है कि लेबर सेविंग का, ये आपका है आइसो पॉइंट, ये आपका दे रहा है आउटपुट। यहाँ पे ये की है अमाउंट ऑफ कैपिटल, पूंजी को लगाया हुआ आप लोग, ये लेबर को लगा हुआ है L1। जब कहा जा रहा है कि लेबर सेविंग, जब लेबर सेविंग की बात किया जाएगा तो लेबर सेविंग का मतलब ये हो जाएगा, आप लोग देखोगे ये आई क्यू डैश, ये आइसो क्वांट ही है, सम उत्पादक वक्र जो है होता है वही है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लेबर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सेम अमाउंट पे ओ L1 प्लस ओ के इज इक्वल टू आई क्यू वाई, सेम अमाउंट ये आउटपुट दे रहा है। फिर यहाँ पे भी देखोगे आप OL2 प्लस ओ के इज इक्वल टू आई क्यू डैश वाई, ये दोनों जो है सेम लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है, आइसो पॉइंट का है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि लेबर पहले L1 था, उसको क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है, लेबर की क्वांटिटी को डिक्रीज किया गया है। डिक्रीज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल क्या हो गया है, मोर एफिशिएंट हो गया है। और यही है लेबर सेविंग टेक्निकल न्यूट्रल टेक्निकल चेंज, जो कि हम लोग जो हैरेड का पढ़ते हो आप लोग, यही है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल इज मोर इफिशिएंट, कैपिटल क्या है आपका, मोर इफिशिएंट हो गया, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, मोर इफिशिएंट हो गई। तो वो आप लोग देखोगे लेबर की क्वांटिटी को रिड्यूस किया गया है, पहले L1 था, 0 L1 था, इसको रिड्यूस करके 0 L2 कर दिया गया है, क्योंकि कैपिटल मोर इफिशिएंट हो गया। ये हो गया आपका क्या हो जाता है, लेबर सेविंग। अगर यही बात कर ले हम लोग कि कैपिटल सेविंग में क्या होता है, जब कैपिटल सेविंग की बात किया जाता है, जब सोलो की न्यूट्रल टेक्निकल चेंज हम लोग बात करते हैं, हिग्स की न्यूट्रल टेक्निकल चेंज फॉर बात किया जाए कि कैपिटल सेविंग, तो वो कैसे वर्क करेगा उसको आप लोग देख सकते हो। वहां पे क्या किया जाएगा, ये आपका अमाउंट ऑफ लेबर है, ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल है, श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे आपका क्या है, कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा आपका, ये IQ है, आइसो क्वांट, ये आउटपुट वाई को दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, लेबर मोर इफिशिएंट हो गया है, IQ डैश वाई। यहाँ पे क्या हो गया है, ये था K1, ये हो गया K2, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो अमाउंट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज किया गया है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे लेबर मोर इफिशिएंट हो गया है। हो सकता है लेबर को क्या मिल गया हो, टेक्निकल, आपको उस लेबर ह्यूमन कैपिटल हो गया हो, उसको नॉलेज हो गया हो, उसको टेक्नोलॉजी की ज्ञान हो गई हो, स्किल्स आ गए हों, तो क्या हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेबर, यहाँ पे देखोगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल सेविंग। कैपिटल सेविंग, कैपिटल पहले K1 था, इसको क्या किया गया, डिक्रीज करके K2 पे, यहाँ पे देखोगे अमाउंट जो है क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, और सेम लेवल ऑफ आउटपुट हम लोग को रिसीव हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल सेविंग। और ये किसका है, मॉडल है सोलो का है। यहाँ पे कैपिटल सेविंग इज बिकॉज इट इज बिकॉज कैपिटल सेविंग होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो आपका लेबर है, लेबर इज नाउ मोर इफिशिएंट, लेबर हैज बिकम नाउ मोर इफिशिएंट, लेबर की इफिशिएंसी बढ़ गई है, इसलिए अमाउंट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज किया गया है। पहले K1 था, उसको K2 पे लाया गया है सेम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, तो ये कैपिटल सेविंग हो गया। हैरेड का क्या होता है, लेबर सेविंग। लेबर सेविंग का मतलब लेबर को कम कर रहे हैं, क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल मोर इफिशिएंट हो गया है, ठीक है। सोलो का क्या है, कैपिटल सेविंग। कैपिटल सेविंग का मतलब क्या हो गया, कैपिटल को कम कर रहे हैं। कैपिटल को कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेबर मोर इफिशिएंट हो गया है, लेबर के पास स्किल्स आ गए हैं, टेक्निकल नॉलेज आ गया है प्रोडक्शन के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हो।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर अब हम लोग ऑप्शंस को देखें, रिड्यूसेस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू लेबर, कह रहा है कि लेबर सेविंग है। लेबर सेविंग का मतलब ये हो गया कि लेबर के अमाउंट को आप क्या कर रहे हो, लेबर के अमाउंट को डिक्रीज कर रहे हो, और कैपिटल आपका क्या हो गया, मोर इफिशियंट हो गया। मोर इफिशियंट का मतलब हो गया कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई है। तो आप लोग देखोगे रिड्यूस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू लेबर, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। डज नॉट अफेक्ट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू लेबर, ये भी नहीं होगा। रेजेस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू लेबर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्रम के सापेक्ष पूंजी की सीमांत उत्पादकता को बढ़ाता है, क्योंकि क्या हो गया है आपका कैपिटल मोर इफिशियंट हो गया है, तो इसलिए क्या हो गया, लेबर की क्वांटिटी को डिक्रीज करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस के ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है कि विच इकोनॉमिस्ट गिव द थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस। ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन दो बार 150 क्वेश्चंस में से ये दो बार आ चुके हैं। आप बजट के भी क्वेश्चन देखोगे, सर्वे के भी देखोगे, तो 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है। तो जेके मेहता दिया था, यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर को ऐड कर दिया है। वांटलेसनेस, इच्छा भी उन्होंने बताया था कि अपने विश को, वांट्स को क्या कीजिए, लिमिटेड रखिए, कम करिए, जिससे आप खुश रहेंगे। तो ये किसने दिया है, जेके मेहता ने दिया है, ये नहीं दिए हैं। अम्बेडकर जी ने भी नहीं दिया, अम्बेडकर महात्मा गांधी जी ने नहीं दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, उत्पाद विभेदीकरण किस बाजार में पाया जाता है? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। मोनोपोली में भी नहीं होता है, ओलिगोपोली में भी नहीं होता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हमारा किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। आप लोग देखते हो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड बट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज कंसीडर द फादर ऑफ जीरो वेस्ट बजटिंग? जीरो वेस्ट बजटिंग के फादर के रूप में किनको कंसीडर किया जाता है, किसे माना जाता है, जनक किसे माना जाता है? तो जिम्मी कार्टर नो, जॉन मेनार्ड किन्स नो, लुड्स नो, पीटर ए फायर को जो है जीरो बेस्ड बजटिंग का जो है, जिसमें ईच आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज इनिशिएटेड फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरू से ही उनका क्या होता है, अवलोकन किया जाता है, उन पे उनका फंड का एलोकेशन किया जाता है। ठीक है, वही होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग से उनके पास्ट में उनका जो है परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसको इग्नोर करते हुए कि जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर पे जो होता है एक नए तरीके का एक्सपेंडिचर बजट का एलोकेशन किया जाता है, उसको बोला जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। और इसको किसने दिया था, पीटर ए फायर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय पीपीपी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था परचेजिंग पावर। मैंने आप लोगों को उसमें एक्सप्लेनेशन में बताया था कि कब इन्वेंट हुई थी। परचेजिंग पैरिटी पावर जो होता है आपका, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, एक्सचेंज रेट को। आप किसी कमोडिटी की प्राइस इंडिया में क्या है, उसी कमोडिटी की प्राइस जो है, उसी गुड्स की प्राइस जो है अमेरिकी यूएसए में क्या है, तो उससे परचेजिंग पैरिटी, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का यूज किया जाता है। और ये 1918 में गुत्सो कैसल ने दिया था। गुत्सो कैसल ने दिया था, इसको इन्वेंटर थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये भी है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, डी है, 1920। जबकि इसका इन्वेंशन 1980 में हुआ था गुत्सो कैसल ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आर्गुमेंट इन अ क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption दैट देयर इज कह रहा है कि शास्त्रीय सिद्धांत में, क्लासिकल थ्योरी में पूर्ण रोजगार का स्तर का तर्क इस धारणा पर आधारित है कि वहाँ पे मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के बीच अप्रत्यक्ष और विपरीत संबंध होता है। देयर इज indirect and inverse relationship between the money wages and real wages. No.
Direct and inverse relationship between money wages and real wages, no. Direct and proportional relationship between money wages and real wages. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो कहते थे कि देयर इज ऑलवेज है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस होती है इकोनॉमी में, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो क्या होती है, टेम्पोररी बेसिस के लिए होती है, एक शॉर्ट रन के लिए होता है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमेशा बनी रहती है। किसी तरीके का वेज में फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, नॉमिनल वेज, रियल वेज सब क्या होते हैं, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जब आप लोग देखोगे, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मनी वेजेस एंड रियल वेजेस, ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के बीच सीधा और अनुपातिक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। तो सी हो जाएगा हम लोगों का राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन इन द प्रोसेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्टिंग। काई स्क्वायर टेस्टिंग में कौन सी प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्या नहीं है, एजम्पशंस ऑफ नल हाइपोथेसिस है, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर बिल्कुल है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी होती है, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्टिंग में अर्थमेटिक मीन नहीं आती है, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन अंकगणितीय माध्य की गणना जो है गणना नहीं की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, हु डिटरमाइंस द प्राइस इन द परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है, फर्म के द्वारा नहीं, इंडस्ट्री के द्वारा यस, फर्म्स एंड इंडस्ट्री बोथ नो नाइदर। तो ये क्या होता है आपका इंडस्ट्री के थ्रू। इंडस्ट्री में जो होता है डिफरेंट जो क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले सेम क्या होते हैं, जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं सब्स्टिट्यूट्स वाले, एकदम बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स वाले गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो उनका जो है क्या होती है, उनको कंसिडर किया जाता है इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री के नाम से कंसिडर किया जाता है। तो ये आप लोग देखोगे प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, बी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, each एजेंट इज मेकिंग वन चॉइस एंड स्टिकिंग टू इट, दिस इज कॉल्ड। प्रत्येक एजेंट एक विकल्प चुन रहा है और उस पर कायम है, कहा जाता है। आप लोग जब गेम थ्योरी पढ़ते हो तो गेम थ्योरी में आप लोग हम लोग देखते हो कि ए का जो होता है, अगर मान लो A1 एंड A2 स्ट्रेटजी है, बी के पास जो है इसके 2 स्ट्रेटजी हैं, बी के पास B2, मान लो इसका है 3 5 5 7 5 9 9 7। तो हम लोग आप लोग देखते हो कि इसमें स्ट्रेटजी होती है, प्योर स्ट्रेटजी क्या होती है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होती है, जो है वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। आप लोग इसमें पढ़ते हैं हम लोग जो है मिनी मैक्स इक्वल टू मैक्सिमिन हो जाता है, दोनों प्लेयर्स के अलग अलग स्ट्रेटजी को लिया जाता है। तो ये हम लोग जो गेम थ्योरी की जब हम लोग रेगुलर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ईच एजेंट इज मेकिंग वन चॉइस, ये किससे होता है, वन चॉइस होता है। तो ये प्योर स्ट्रेटजी को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। मिक्स्ड स्ट्रेटजी नहीं होता, प्रिजनर्स डिलेमा नहीं है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जब कोई फॉर्म फॉलो करती है उसको डोमिनेंट स्ट्रेटजी बोला जाता है। प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है, कैदियों की दुविधा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कन्फेस कर लेते हैं, कन्फेस नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग आने वाले चैप्टर्स लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्योर स्ट्रेटजी का पार्ट है। ईच एजेंट इज मेकिंग वन चॉइस एंड स्टिकिंग टू इट, प्रत्येक एजेंट एक विकल्प चुना है और उस पर कायम है, प्योर स्ट्रेटजी है उसकी, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का क्या होगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीगू द रीजन ऑफ एडजस्टमेंट इन द लेबर मार्केट इज, जो होता है पीगू के अनुसार श्रम बाजार में समायोजन का कारण है द चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स नो, चेंज इन द इंटरेस्ट रेट नो, चेंज इन पॉपुलेशन नो, द चेंज इन वेज रेट्स। पीगू ने बोला है कि किसी भी कमोडिटी की जो कुछ भी प्राइस है, द प्राइस व्हाट एवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी व्हाट इट इज ओनली ड्यू टू द लेबर विच हैज़ बीन engaged in the production of that particular goods।
किसी भी वस्तु का मूल्य जो कुछ भी है वो केवल उस वस्तु को उत्पादन में लगे हुए श्रम की मात्रा से है। तो उन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट कैसे होगा कि अगर लेबर की वेज को हम लोग कम कर दें, वेज को कम कर दिया जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, जो उस कमोडिटी की प्राइस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। प्राइस रिड्यूस हो जाएगी तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। प्राइस कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो यही कहा चेंज इन वेज रेट्स, जो मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी कमोडिटीज़ का जो कुछ भी प्राइस है वो केवल उस कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन में लगे हुए लेबर्स के वजह से, श्रम जो लेबर्स लगे हैं, जो श्रमिक लगे हैं उसको बनाने में, उनकी वजह से है। तो चेंज इन वेज रेट्स मतलब वेज रेट को चेंज करके इकोनॉमी को एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। टेक्नोलॉजी इज करेक्ट कह रहा है कि अभी हम लोगों ने टेक्निकल न्यूट्रल टेक्निकल चेंज के बारे में पढ़ा, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। आप लोग का कंसेप्ट अगर ये क्लियर होगा तो आप लोग दोनों क्वेश्चन सही किए होंगे। कह रहा है कि रिलेशन टू टेक्नोलॉजी इज करेक्ट, कौन सा सही है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज लेबर सेविंग। अभी मैंने आप लोगों को बताया कैपिटल इंटेंसिव है, जब कैपिटल क्या है, इंटेंसिव है, तो लेबर यूजिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, लेबर होगा सेविंग, और ये क्या क्या है, लेबर यूजिंग की जगह अगर सेविंग होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यूजिंग है तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को आप लोग देखोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज कैपिटल यूजिंग, लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पे देखोगे आपका लेबर क्या है, इंटेंसिव है, तो कैपिटल यूजिंग कह रहा है। लेबर इंटेंसिव है तो कैपिटल यूजिंग नहीं होगा, क्यों, लेबर जब इंटेंसिव है तो कैपिटल सेविंग होगा, ये भी क्या होगा, कैपिटल सेविंग, तो इसलिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज कैपिटल सेविंग, बिल्कुल लेबर इंटेंसिव मतलब आप लोग देखोगे यहाँ पे, अगर हम लोग फिगर के थ्रू देखें, ये हमारा अमाउंट ऑफ लेबर है, ये हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ये मान लो जो है एल लगा हुआ है लेबर, ये हमारा कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है, और कह रहा है क्या, लेबर इंटेंसिव है, ये हमारा आइसो क्वांट है, यहाँ पे आउटपुट वाई आ रहा है। अब आप लोग जब देखोगे, कह रहा है कि लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव का मतलब हो गया कैपिटल को क्या करेंगे, सेव करोगे, कैपिटल को क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा, ये हो जाएगा ये। और आप लोग देखोगे कैपिटल क्या होगा, ये भी हो जाएगा आई क्यू डैश और वाई, सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे था आपका K1, ये हो गया K2, ठीक है, या इसको K1 ले लो, इसको K2 कंसिडर कर लो, ठीक है। आप लोग देखोगे यहाँ पे लेबर, अमाउंट ऑफ लेबर क्या है, लेबर इंटेंसिव है, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, लेबर मोर एफिशिएंट हो गया है, तो इसीलिए क्या हो गया है, कैपिटल को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे आप लोग देखोगे कैपिटल की क्वांटिटी को क्या किया गया है, ये कैपिटल को हम लोगों ने क्या किया, डिक्रीज किया, कैपिटल की अमाउंट जो पहले K2 थी, इसको हम लोगों ने डिक्रीज करके K1 पे ले आए, क्यों, क्योंकि लेबर इज मोर एफिशिएंट, तो लेबर इंटेंसिव कैपिटल सेविंग, तो ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखो, the only objective of economic planning is to achieve the objective of economic equality, this statement is a, आर्थिक नियोजन का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करना, यह कथन है। VKRB राव नो, EFM डर्बिन यस, प्लानिंग कमीशन नो, वाडिया मर्चेंट नो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग जो है ये रटने वाले क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, रटा होगा तो आप लोग कर लोगे, अदरवाइज गेस कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्वेश्चन हम लोग अक्सर देखते हैं कि एग्जाम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हो या PhD लेक्चरर हो, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे देखोगे
ये देखो आप लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ज़्यादा होने का मतलब है, यहाँ पे लिख दो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से मतलब डिमांड जो करने वाला है कंज्यूमर है, उसके पास मोर ऑप्शंस है, देर आर मोर ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंज्यूमर, या डिमांड डिमांड करने वाले के पास ज़्यादा क्या है, ऑप्शंस है, विकल्प है। तो और सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो टैक्स का वर्डन होगा वो जो ज़्यादा होगा, जिसका आप लोग देखोगे प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, वो कम बर्डन टैक्स का बियर करेगा। जिसका ज़्यादा होगा वो कम, जिसका कम होगा वो ज़्यादा। और आप लोग देखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगा और सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, तो पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन जो है सप्लायर बियर करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होगा, इलास्टिक ऑफ सप्लाई इलास्टिक होगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा बर्डन टैक्स का जो है कंज्यूमर डिमांड करने वाला बियर करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, डिमांड ग्रेटर है सप्लाई से। जब सप्लाई से डिमांड ज़्यादा है मतलब कंज्यूमर के पास मोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कंपेयर टू सेलर, तो क्या करेगा, मोर बर्डन कौन बियर करेगा, मोर बर्डन विल बी बियर्ड बाय सप्लायर, सप्लायर और सेलर। देखो जिसके पास जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो कम टैक्स का बर्डन बियर करेगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो कम, जिसका कम होगा वो ज़्यादा। अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए, तो पूरा पूरा बर्डन टैक्स का जो है सेलर को, प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ेगा। इसके अपोजिट अगर पूरी इलास्टिक आपका सप्लाई पूरी तरीके से इलास्टिक हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए, तो पूरी की पूरी टैक्स का बर्डन कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, मतलब परचेजर करेगा, उपभोक्ता करेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे आप लोग क्या कौन करेगा, सेलर करेगा। बर्डन ऑफ टैक्स विल बी हायर proportion upon buyers than upon sellers, no. Burden of tax will be higher proportion upon sellers upon buyers, yes. The burden will be equally no. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, who deserves the credit for making public debt as useful and important part of public finance। कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण को सार्वजनिक वित्त का उपयोगी महत्वपूर्ण भाग बनाने का श्रेय किसे जाता है, जेएम केन्स नो, एडम स्मिथ नो, डेविड ह्यूम यस, ऑल ऑफ देम नो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, डेविड ह्यूम। इसको आयोग जो है एमपीएससी आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, गलत दिया है। आप लोग इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन करने लायक है। आप लोग इसका आंसर जो है डेविड ह्यूम होगा, और आप लोग को मैं ये लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ से जाके इसको पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जाओगे पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, और साथ में यहाँ पे आप लोग के मैंने वहाँ से उस पेपर से लिया हुआ है, उस आर्टिकल से ये मैंने लिया है, डेविड ह्यूम ऑन द पब्लिक क्रेडिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था, सी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सेंट्रल वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अर्थमेटिक मीन नहीं, या एवरेज होता है, मोड भी नहीं डिवाइड करता है, जो रिपीटेड मैक्सिमम टाइम रिपीटेड जो होता है नंबर्स होते हैं वो मोड होता है। अर्थमेटिक मीन आपका एवरेज है, हार्मोनिक मीन नहीं है। अर्थमेटिक मीन का जो है रेसिप्रोकल आपका जो है क्या होता है,
हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। तो ये देखो कि मीडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच डिवाइड्स इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 मीडियन हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो मीन आपका इसका मीडियन आंसर हो जाएगा, ये आपका मीडियन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप एरिया shows the decrease in last 5 year despite growing demand and competitive advantage in the मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बढ़ती मांग और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के बावजूद पिछले 5 वर्षों में किस फसल में के क्षेत्र में कमी देखी गई है। सेरल्स नो, ऑयल सीड्स नो, पल्सेज यस, वेजिटेबल्स नो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पल्सेज हो जाएगा। ये आप लोग जो है यहाँ से लिंक ओपन करके आप लोग आर्टिकल्स पूरा पढ़ सकते हो, जहाँ पे ये कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है पल्सेज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इन द फिजिकल ईयर 2022-23 कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द ग्रास वैल्यू एडेड ऑफ मध्य प्रदेश वाज। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश के सकल मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था। अब ये क्वेश्चन भी आपका रटने वाला है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे, एमपी का इकोनॉमिक सर्वे बजट के आपने पीडीएफ पढ़ा होगा, तो आप लोग कर सकते हो। ये देखो एकदम क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 36.32 ऑप्शन सी इज राइट। ये आप लोग जाके यहाँ से पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड कर इसको देख सकते हो, एमपी प्लानिंग कमीशन का ये जो है पीडीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि द कंज्यूमर कैन ईदर बाई एक्स गुड्स और रिटेन हिज मनी इनकम। उपभोक्ता या तो एक्स सामान को खरीदता है या अपनी इनकम को अपने पास ही रख सकता है। ये किस के लिए होता है, अंडर द दिस कंडीशन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन वाई इज अनदर गुड। जब वाई वस्तु भी एक दूसरी वस्तु है, ये कब होता है, जब कह रहा है कि उपभोक्ता एक सामान खरीदता है, जब हम किसी कमोडिटी को परचेज करने जाते हैं, मान लो एक्स कमोडिटी को आप परचेज करने जा रहे हो, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या है, वो उसके प्राइस के इक्वल होगी, तब हम उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। टू डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं, उनके बीच में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस अपन एक्स अपन प्राइस अपन वाई। टू कमोडिटीज अवेलेबल हैं, तो हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कंज्यूमर कैन ईदर बाई, कंज्यूमर या तो वस्तु एक्स को खरीदता है या अपना मनी इनकम को जो है अपने पास ही रखता है। वो कब होगा, जब उस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता एक्स की उसकी प्राइस के इक्विवेलेंट हो जाए, तब होगा। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई नहीं होगा, एम यू एक्स अपान पी एक्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके लिए मैंने ये बताया, ये कब होगा, जब टू कमोडिटीज अवेलेबल होंगे, उनकी इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी तब। अब यहाँ पे केवल इधर बाई एक्स गुड के लिए है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्वासी रेंट। आप लोगों ने आभासी लगान, क्वासी रेंट का नाम सुना होगा। क्वासी रेंट जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, जब लिमिटेड होते हैं शॉर्ट रन में, तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड होता है, तो उनकी जब वो यूटिलाइज किया जाता है, वो एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनको क्या मिलता है, क्वासी रेंट, आभासी लगान मिलता है। उसको बोला जाता है, शॉर्ट रन के लिए होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है आभास लगान। तो ये किसके लिए होता है, Q इज इक्वल टू होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल, आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वासी रेंट जो होता है Q इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। अर्थशास्त्र का, कल्याण का अर्थशास्त्र किसने लिखा, प्रोफेसर पीगू। पीगू का देखो आप लोग इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर जो है
इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर जो है आपका, ये पीगू ने ही लिखा है, ठीक है। पेरेटो का आप लोग जो है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ते हो आप लोग, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है। प्रोफेसर मार्शल का हम लोग जो है इनका प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो 1890 में आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जॉन रॉबिन्सन का आप लोग पढ़ते हो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। ये नियर अबाउट 1932 आई थी, नियर अबाउट, ठीक है। तो आप लोग देखोगे ये इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर की बात किया जा रहा है, तो प्रोफेसर पीगू, ये ऑप्शन विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ये विकल्प क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द न्यू HDI रैंक्स विच वाज इनिशिएटेड इन 2010 ईच कंट्री ऑन द स्केल 0 to 1 बेस्ड ऑन। इसमें क्या होता है HDI, आप लोग देखो PQLI होता है और दूसरा आपका HDI होता है। इसमें आपका जो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को जो है PQLI में कंसिडर किया जाता है, HDI में नहीं होता है। HDI में क्या होगा, ये IMR काट दो आप लोग। इनइक्वालिटी रिडक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन, ये भी नहीं होगा। नॉलेज, पॉवर्टी रिडक्शन, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, ये लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ होता है, पॉवर्टी रिडक्शन नहीं होता है, नॉलेज भी होता है। डी देखोगे लॉन्गेविटी एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि HDI में हम लोग का क्या होता है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉलेज। थर्ड क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि ऑप्शन में दिया है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू HDI रैंक्स विच वाज इनिशिएटेड इन 2010 ईच कंट्री ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1 इज बेस्ड ऑन। सेम क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या हो गया, डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय साइमन कुजनेट्स इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप लोग इसके बारे में जानते हो, इन्वर्टेड यू शेप का कर्व होता है। इसमें हम लोग इसमें आप लोग देखते हो जो है इन्वायरमेंटल ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इनिशियली इंक्रीज होती है, आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम एक ब्लिस पॉइंट पे होती है, देन आफ्टर ग्रोथ के साथ क्या होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस होने लगती है। ये होता है इन्वर्टेड यू शेप, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इनिशियली क्या होती है, जैसे ही आपका ग्रोथ इंक्रीज होगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होता है एट मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, देन आफ्टर क्या होगा, ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑफ द पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस। आप लोग देखते हो इसमें किस तरीके के इफेक्ट होता है, CID होता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको आप लोग याद कर लो CID के नाम से, जिससे कंफ्यूजन ना हो। CID मतलब कंसंट्रेशन, इंस्पेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका होता है कंसंट्रेशन, ये आपका होता है इंस्पेक्शन, ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन इफेक्ट एज ए हाइपोथेसाइज्ड बाय द पीकॉक एंड वाइजमैन। पीकॉक और वाइजमैन द्वारा परिकल्पित एकाग्रता प्रभाव क्या है। द हाइपोथेसिस सजेस्ट ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, नहीं। एडॉल्फ वैगनर का है
पब्लिक एक्सपेंडिचर का, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनिंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंसेप्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्मूथ राइज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोटेक्टेड बाय वैगनर्स लॉ, नो, वैगनर्स लॉ है ये। अ फिनोमिनॉन वेयर पब्लिक रिवेन्यू स्टेबलाइज आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंसेज, एक ऐसी घटना जहाँ सार्वजनिक राजस्व अशांति की अवधि के बाद स्थिर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीकॉक फेनोमेनॉन वेयर पब्लिक रेवेन्यू स्टेबलाइजेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंसेस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। how do right unconditional grant provided by public expenditure affect the desire to work and save, सार्वजनिक व्यय द्वारा प्रदान किया गया बिना शर्त के अनुदान, विदाउट जो है कंडीशन का है, अनकंडीशनल ग्रांट है, काम करने और बचत करने की इच्छा को कैसे प्रभावित करता है? जब किसी तरीके का ग्रांट नहीं मिलेगा मतलब इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, देयर इज नो इंसेंटिव, देन देयर इंक्रीज इन डिजायर टू वर्क एंड सेव नहीं होगा, दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिजायर टू वर्क एंड सेव, नो, दे डिक्रीज डिजायर टू वर्क एंड सेव, यहाँ पे इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज कर देंगे क्योंकि उनको क्या हो रहा है? अनकंडीशनल ग्रांट मिल रहा है, किसी भी तरीके का इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो दे डिक्रीज द डिजायर टू वर्क एंड सेव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 137 इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज announced टू एस्टेब्लिश द रीजनल रूरल बैंक इन द ईयर, आरआरबी, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, इंडियन इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके करके प्रतियोगिता दर्पण करके आता है, पीडी आता है, पीडी को आप लोग ले लो, इसमें इंडियन इकोनॉमी का मैक्सिमम जो है पोर्शन जो है कवर होते हैं, जो भी करंट्स के होते हैं, प्लानिंग्स होती है, जो भी आपके पॉलिसीज़ होती हैं वो सब मेंशन होते हैं। तो ये 1975 में रीजनल रूरल बैंक जो है इस्टेब्लिश हुआ था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई भी जो है आपका 3 फरवरी 1964 को ये सेटअप किया गया था, ठीक है, 3 फेब 1964 को इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे देखो एज 1968 नहीं है, ये देखो 64 है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट वाज द टोटल सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। फिर ये मध्य प्रदेश का अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे जो है नियर अबाउट 25 पेज का है, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग वहाँ से कर सकते हो। उसमें आप लोग देखोगे 984 है, 984 पर 1000 है ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। एसटी कास्ट के लिए सेक्स रेशियो जो है पर 1000 मेल पे कितनी है? 984 क्या है? फीमेल है। 984 क्या है? फीमेल है। इसको आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी एमपी का जो इकोनॉमिक सर्वे से देख सकते हो, या बजट से देख सकते हो, आप ये सेंसस 2011 के डेटा से देख सकते हो स्टेट वाइज। द फाउंडर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज, लीनियर प्रोग्रामिंग के संस्थापक हैं बी कूपर, कार्ल पियर्सन नो, बॉडिंगटन नो, एलवी कॉन्ट्रोविक जो हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के क्या है? फाउंडर हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ये सब क्वेश्चन आप लोगों के रटने वाले हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर वाजली डब्ल्यू लियोन्टिफ इन विच ईयर, किस ईयर में है? कई जगह आप लोगों को 1950, कई जगह 1951 मिलेगा, लेकिन आप लोग जब वाजली लियोन्टिफ का ओरिजिनल आर्टिकल निकालोगे तो वहाँ पे 1951 मेंशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और हम लोग जो है यहाँ से इसका प्रूफ देख लेते हैं।
मैं आर्टिकल वो ले आया हूँ। यहाँ से आप लोग इनपुट आउटपुट एनालिसिस आप लोग जब देखोगे तो यहाँ पे लिखा है प्रोफेसर वाजली डब्ल्यू लीफ इंट्रोड्यूस इनपुट आउटपुट एनालिसिस टेक्निक इन 1951। ये क्या होते हैं, एजम्पशंस क्या होते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। आप लोग यहाँ से जो है लिंक मैं ये शेयर कर दूंगा पीपीटी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, द मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्शन अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक फॉर क्रेडिट कंट्रोल इज। कह रहा है कि सेंट्रल बैंक के थ्रू, आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट जो है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है। आप लोग देखोगे डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है आपका क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपका क्या आता है, क्वालिटेटिव कंट्रोल, ठीक है। इसमें आप लोग देखते हो क्या आता है, क्वालिटेटिव कंट्रोल की बात किया जाए तो इसमें हम लोग का आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सॉसेशन, लेंडिंग लिमिटेशन टू द पार्टिकुलर सेक्टर। जो है इस पर जो है डिफरेंट जो है सेंट्रल बैंक जो है अपना पॉलिसी यूज़ करती है जो डायरेक्ट मेथड्स के लिए है। इसमें आपका क्या आता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और क्या आता है आपका मॉरल एसोसिएशन आता है। फिर क्या होता है, क्रेडिट लिमिटेशंस टू पार्टिकुलर आर टारगेटेड सेक्टर्स, ठीक है, ये आता है। बाकी आप लोग इनडायरेक्ट में देखते हो, हम लोग जो है उसमें जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। आपका देखो उसमें पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंट तरीके की पॉलिसी जो है आरबीआई यूज़ करती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, आप लोग देखते हो ये सब यूज़ किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में क्या आता है आपका क्वालिटेटिव, उसमें सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सॉसेशन, क्रेडिट लिमिटेशन टू द पार्टिकुलर सेक्टर आर टारगेटेड सेक्टर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द क्वालिटेटिव कंट्रोल, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, द डेट ऑन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग, कब हुआ था। 1 अप्रैल जो है 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। 49 में ये क्या हुआ था, नेशनलाइज्ड हुआ था। आरबीआई को आप लोग देखोगे तो ये 1935 1 अप्रैल 1935 को स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग। 1 अप्रैल को जो 1935 को अपना फंक्शनिंग स्टार्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस नहीं है, 1935 है लेकिन ये 28 मार्च है तो ये नहीं होगा। 1 अप्रैल से ये 45 पे 49 है, ये नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाई। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका जो है ये क्या है, ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप लोग पढ़ते हो ये क्या होता है, माइक्रो कंसेप्ट होता है, डेवलपमेंट मैक्रो कंसेप्ट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से इसके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं। तो इसमें आप लोग पढ़ते हो, इसमें 2 तरीके के फैक्टर आते हैं। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, ये दोनों आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सी सही होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमिक फैक्टर में आप लोग देखो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपका सेविंग्स हो जाएंगे, टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज हो जाएगा। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप लोग नोट कर सकते हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो जाएंगे, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हो जाएगी, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर हो जाएगा, डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाएंगे,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाएंगे, कल्चरल फैक्टर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो दीज आर द आपके नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑल दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इन द केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बोल रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है। ये जब हम लोग एमपी सेट का क्वेश्चन पेपर आप लोग यूट्यूब पे देखोगे, लाइव क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी होगा, वहाँ हमने जब इस लेक्चर्स को लिया था उसमें मैंने बताया हुआ था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे क्या होती है। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को ये लेबर और लेबर आवर्स है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लिए ये डायग्राम में अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटन एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो इसलिए थोड़ा मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग जो है अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी हो तो आप लोग उसके बारे में लिख सको। फिगर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अगर आप फिगर नहीं बना रहे हो, जो है डायग्राम का यूज़ नहीं कर रहे हो, मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं दे रहे हो, किसी थ्योरी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको मार्क्स उतने, जहाँ रिटन एग्जाम है सब्जेक्टिव है वहाँ आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे कंपेयर टू आप केवल थ्योरेटिकल शो कर रहे हो, थ्योरी बता रहे हो, आप जो है डायग्राम नहीं बना रहे हो। तो अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं तो आप उसके डायग्राम फिगर्स को बनाइए और मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन दीजिए, किसी भी क्वेश्चन का मैथमेटिकली तरीके से उसको रिप्रेजेंट कीजिए, शो कीजिए क्या होता है। तो ये आपका देखोगे जो है ओए और जो है आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ लेबर्स हैं, अगर और आपका ए भी जो है ये क्या है आपका डिसगाइज्ड है। ए बी को अगर इकोनॉमी से निकाल दिया जाए फिर भी क्या होगा, सेम लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन भी अमाउंट सेम रहेगा। तो ये क्या होती है, वो भी हमारा क्या हुआ है उसका, ये डिसगाइज्ड है, ये बस इकोनॉमी में लगा हुआ प्रोडक्शन से, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो जीरो नहीं होगी, लेकिन अगर उसको आप इकोनॉमी से निकाल देते हो तो टोटल आउटपुट का प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम रहेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है एडिशनली। आप इंडिविजुअल में देखोगे कोई छोटा सा फील्ड है उसमें अमाउंट ऑफ लेबर्स जो है 5 लगे हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 10 हो रहा है, अगर वो 5 की जगह 7 लग गए फिर भी 12 हो रहा है, 10 ही हो रहा है या 12 ही हो रहा है, जो भी था इनिशियल सेम रह रहा है, लेकिन उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखोगे आप लोग देखोगे, मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल को निकाल दोगे, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं होगी, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो आप एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाए हो, मान लो पहले 5 यूनिट ऑफ लेबर थे और 12 यूनिट ऑफ आउटपुट था, ठीक है, अब आप 7 यूनिट ऑफ लेबर लगा दे रहे हो फिर भी 12 यूनिट ऑफ आउटपुट आ रहा है, तो जो एडिशनल 2 यूनिट लगाए हो ये आप लोग 2 यूनिट जो लगाए हो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो है, उसको निकाल दोगे इकोनॉमी से तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी क्या है, जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन, राइट विकल्प क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, जीरो। ये ए भी क्या है, डिसगाइज्ड है, इसको निकाल दोगे, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अमाउंट ऑफ लेबर्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ए बी से शो किया है, इसको आप निकाल दोगे तो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में रहेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर सुमाकर विल बी लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, बोथ नहीं है, इधर लेबर भी नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं है, लेबर इंटेंसिव है। प्रोफेसर सुमाकर के द्वारा जो मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी जो है प्रस्तावित मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी है वो क्या है, आप लोग देखोगे इसको जो आप लोग पढ़ोगे सुमाकर ने क्या दिया था, तो ये लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव
टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। इसको जो है आप लोग पढ़ सकते हो, मिल जाएगा आप लोग को सिंपली। प्रोफेसर सुनाखर आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा कि उन्होंने लेबर इंटेंसिव पे फोकस किया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल एनालिसिस एंड द ओनली बोटलनेक टू ग्रोथ। आप लोग देखोगे जब न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में आप लोग आगे पढ़ोगे तो इसमें जो बोटलनेक की बात किया गया है, जो इग्नोर करने की बात किया गया है, जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल मतलब जो कि स्किल्ड लेबर नहीं है, प्रोडक्शन जो है वहाँ पे इसीलिए कम है उनका, स्किल्ड लेबर न होने की वजह से। नॉलेजेबल कैपिटल, नॉलेजेबल लेबर्स नहीं है, जो एजुकेशन गेन किया हो ऐसा कोई लेबर नहीं है। इसलिए क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, उससे प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बोटलनेक, अगर नवशास्त्रीय विश्लेषण के अनुसार आप लोग देखो कौन सा विकास में एकमात्र बाधा है, फिनेंशियल कैपिटल नहीं होगा, ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं होगा, लेकिन फिजिकल कैपिटल भौतिक पूंजी होगी। फिजिकल कैपिटल, आप इस क्वेश्चन को, आप लोगों को मैं बोलूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि ये बात कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल की, कि जो है बोटलनेक है। फिजिकल कैपिटल का मतलब इसमें आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाएगा, मशीनरी भी हो जाएगा, इक्विपमेंट भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आयोग ने आंसर तो दिया है, आयोग आप लोग देखोगे आयोग ने आंसर दिया है फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल दिया है, भौतिक पूंजी। लेकिन ये आप लोगों को मैं पीपीटी शेयर करूंगा अभी, तो उसमें इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगा, मैंने आर्टिकल्स देखा, ह्यूमन कैपिटल। आप लोग पढ़ोगे जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल पढ़ोगे या फिर सोलो की ग्रोथ मॉडल पढ़ोगे, तो उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा फोकस किया। यही बोटलनेक है डेवलपिंग कंट्रीज में, कि वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है, नॉलेज उनको नहीं मिल पाती है, केवल फिजिकल कैपिटल है, उनको नॉलेज कैपिटल, उनको जो है उनके पास टेक्निकल या नॉलेज नहीं है, स्किल्ड नहीं है। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होना चाहिए, इस क्वेश्चन का मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल। आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा अभी आप लोगों को। मैंने यहाँ पे फिजिकल कैपिटल किया है, इसको आप लोग चेंज करके ह्यूमन कैपिटल करो, ह्यूमन कैपिटल राइट ऑप्शन होगा। इसका मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, क्योंकि जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल, सोलो की ग्रोथ मॉडल में सब जगह मेंशन किया गया है कि उसको नेगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया ह्यूमन कैपिटल को। ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करने की बात किया गया, जो कि बोटलनेक है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, जहाँ स्किल्ड लेबर्स नहीं है, ठीक है। ये फिजिकल कैपिटल नहीं होगा, इसको आप लोग चेंज करके इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल। बोटलनेक क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। ओनली बोटलनेक कह रहा है कि ग्रोथ का ओनली बोटलनेक है ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी वहां पे नहीं है। डेवलपिंग इकोनॉमी में आप लोग देखोगे, जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल देखोगे या फिर सोलो की ग्रोथ मॉडल में देखोगे, जहाँ पे वहाँ ने टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात किया है, लेबर फोर्स की बात किया गया है। लेबर फोर्स में आप लोग देखोगे फिजिकल कैपिटल तो है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, उन दोनों क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया, आप लोग जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ह्यूमन कैपिटल। ये क्वेश्चन देखो, इफ द वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, आप लोग जो है जब हैरेटोमर मॉडल पढ़ते हो तो वहाँ 3 तरीके की ग्रोथ की बात किया गया है। कौन कौन सी? एक्चुअल ग्रोथ रेट, दूसरा आपका है वारंटेड ग्रोथ रेट, और थर्ड आप लोगों का है नेचुरल ग्रोथ रेट। इसको आप लोग देखोगे, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल ग्रोथ रेट जो आपका होता है ये ग्रोथ रेट ऑफ इनकम को शो करता है।
ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, वारंटेड ग्रोथ रेट को, इसको आप लोग जान जाओ, इसको बोलते हैं फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट और पोटेंशियल ग्रोथ रेट। जो वारंटेड ग्रोथ रेट है हेरेडो मॉडल में, उसको फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट या पोटेंशियल ग्रोथ रेट के भी नाम से जाना जाता है, और ये शो करता है आपका ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, आउटपुट की वृद्धि, क्या विकास का दर क्या रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट को शो करता है। नेचुरल ग्रोथ रेट आपको शो करता है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। इस पे आप लोग इसको फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग देखोगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ इज लेस देन द नेचुरल ग्रोथ रेट, जो है GW इज लेस देन GN एंड GN इज आल्सो लेस देन द GA। मतलब आपका कह रहा है कि इकॉनमी में कैसे क्या कंडीशन होगा जब आपका, ये बात कह रहा है आपका कि जो है GW इज ग्रेटर देन GN एंड GN इज ग्रेटर देन GA। आपका वारंटेड रेट ग्रोथ रेट जो है, जो आपका फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट था, पोटेंशियल ग्रोथ रेट था, वो नेचुरल ग्रोथ रेट से भी कम है। नेचुरल ग्रोथ रेट मतलब जिससे कि लेबर का एम्प्लॉयमेंट होता है, ये आउटपुट का ये ग्रोथ रेट ऑफ आपका क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ये आपका ग्रोथ रेट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये ग्रोथ रेट ऑफ आपका क्या है, इनकम। मतलब आपका इनकम बहुत ही ज़्यादा है, लेबर एम्प्लॉयमेंट कम है, आउटपुट कम है। जब इनकम आपके पास ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे। सप्लाई आपका हो नहीं रहा है तो इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर इसके जस्ट अपोजिट होता कि आउटपुट हो जाता बहुत ज़्यादा, नेचुरल लेबर ये हो जाता, अगर ये कंडीशन ये हो जाती GW ग्रेटर देन GN ग्रेटर देन GA ये होता, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होता, इस क्वेश्चन इस ऑप्शन के लिए, इसके लिए आपका ग्रोथ रेट आपका आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ये होता, तो आपका हो जाता आउटपुट ज़्यादा हो जाता आपका, लेकिन आपका इनकम नहीं बढ़ रहा होता, तो इसके लिए क्या हो जाता, सेकुलर स्टैग्नेशन, लौकिक ठहराव। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि आपका ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, आपका जो है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर से, ग्रोथ रेट लेबर एम्प्लॉयमेंट से, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जाता है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से। मतलब आउटपुट आपका कम है, इनकम ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे। डिमांड करोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस की दाम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकुलर इन्फ्लेशन, लौकिक मुद्रास्फीति। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ रेट आपका ग्रोथ रेट ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है, GN आपका ग्रोथ रेट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, GW आपका ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट को शो करता है। आउटपुट आपका कम है, आपका इनकम बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डिमांड करोगे इनकम की वजह से, सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है, आउटपुट का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेकुलर इन्फ्लेशन। अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की ये लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग जो है पूरा वीडियोज़ को फिर से शुरू से देखो, सारे क्वेश्चंस के, मैक्सिमम क्वेश्चंस के, जिस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है उस सारे एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग पूरा वीडियोस को देखो, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप लोग, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग, यहाँ आप लोग देखोगे पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है।
ये किसने कहा है? सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ये आपका किसका है? पीगू का? नो। जॉन मेनार्ड किन्स का? नो। जेवीसी का? नो। जेवीसी का एस, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। अल्फ्रेड मार्शल? नो। सप्लाई अपनी मांग, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेवी से, जॉन बेपिस्ट से जेवीसी ने कहा था सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। अगर यही क्वेश्चन में आ जाए डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग पास इस क्वेश्चन का विकल्प क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फिर आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का फिर ऑप्शन हो जाएगा जेएम किन्स। लॉर्ड किन्स जो है आपके, जॉन मेनार्ड किन्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करता है, लेकिन सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आपके जेवी से। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हो, डिमांड वाला, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। ठीक है, तो आप लोग जो है हम लोग जो है एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के जो अभी 4 अगस्त को पेपर हुआ है, उसको हम लोगों ने थोड़ा इसको और जल्दी कराया जा सकता था, लेकिन बीच में भी फेस्टिवल आ गया जिससे मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए थोड़ा इसको सॉल्व कराने में थोड़ा सा टाइम हो गया। बाकी हम लोग अब जो है इसके बाद एंटी नेट जेआरएफ जून, अभी जो फिर 28 अगस्त को पेपर होने जा रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर दिन आफ्टर हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। जितने भी प्रीवियस पिछले 3-4 सालों में पेपर हुए हैं, उन सारे पेपर्स का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीपीटी को भी एंड पीडीएफ को भी। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उससे जरूर जुड़िए। वहाँ पे ये कंप्लीट 150 क्वेश्चंस का जो है आप लोगों को पीपीटी का पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा। क्लास कंप्लीट हम लोगों ने क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, इवनिंग या रात तक ये पीपीटी भी कंप्लीट पीपीटी को भी शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग जो है उसको देख सकते हो। जिसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल दोनों का नाम इकोनॉमिक इक्वलाइजर के नाम से है। आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पे तो इकोनॉमिक इक्वलाइजर का आपको यूट्यूब का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी आप लोग सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इकोनॉमिक इक्वलाइजर का मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल या यूट्यूब चैनल पे आप लोग कहीं से भी व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी के फैक्ट्स, डेटाज, करंट रिसेंट में क्या क्या पॉलिसीज आई हैं, सब कुछ एमसीक्यूज डेली सेंड किए जाते हैं। आप लोग को सारे क्वेश्चन जो हैं, जहाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस नियर अबाउट अब जो क्वेश्चन सेंड किए जा रहे हैं, उन सारे के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस भी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोग अब तक नहीं जुड़े हो तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हो। और हम लोग जो है फर्स्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एनटीए नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा। रेगुलर बैच होगा, दोनों के लिए पैरेलल बैच होंगे, एज पर सिलेबस होगा। एनटीए नेट जेआरएफ दिसंबर को टारगेट किया जाएगा, और बाकी अभी आप लोग देख रहे हो यूपी पीजीटी, यूपी एचईएससी, और बाकी आपका हरियाणा पीजीटी और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो उनको कंप्लीट सिलेबस बिफोर एग्जाम सिलेबस कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जो कि और नोट्स भी आप लोगों को बाइलिंगुअल शेयर किए जाएंगे। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़ो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक भी करो, ठीक है। तो हम लोग जो है 150 क्वेश्चंस कंप्लीट एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो है आप लोग यूट्यूब से देख सकते हो, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,